हेलो फ्रेंड्स, मैं सतनाम सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द जीएस फाउंडर पर। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग जहां पे भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, आज का भी टॉपिक वही है, भारत का संवैधानिक विकास। यह तीसरा पार्ट है और इसमें हम लोग ऑलमोस्ट सारी चीज़ों को कवर कर लेंगे। तो आइए चीज़ों को देखते हैं आखिर यह है का और इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। और यह आखिरी दौर चल रहा है भारत के संवैधानिक विकास का। बहरहाल यह वह समय भी है जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और अंग्रेज़ों को कहीं ना कहीं भारतीयों की ज़रूरत थी द्वितीय विश्व युद्ध में। तो उन्हीं ज़रूरत को पूरा करने के लिए अंग्रेज़ भारतीयों को एक तरह से इस प्रकार की चीज़ें, क्रिप्स मिशन, कभी वेवल योजना, इस प्रकार की चीज़ें भारत के सामने रखते थे ताकि भारत की मदद हमें मिल सके। और इन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं यह बात होती थी कि हम आपको स्वतंत्र कर देंगे या आपको फ्री कर देंगे। तो क्रिप्स मिशन हो गया, चाहे वेवल योजना हो गई, चाहे शिमला समझौता हो गया, ठीक, आगे फिर चाहे कैबिनेट मिशन हो गया, इन सारी चीज़ों के जो प्रावधान थे उन सारी चीज़ों को हम लोग आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्रिप्स मिशन के साथ। यह आया था 1942 में और इस टाइम में जो भारतीय वायसरॉय जो था, या भारत में जो अंग्रेज़ों का वायसरॉय था, वह था लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो। अब क्रिप्स मिशन के जो प्रावधान थे उसमें यही था कि राजनीतिक गतिरोधों को दूर करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत के स्तर पे जो पार्टियां थी और सबसे बड़ी पार्टी जो कांग्रेस पार्टी थी, वो भारत की स्वतंत्रता के लिए कहीं ना कहीं लगातार जो है कि कह लीजिए कि लगातार प्रयास कर रही थी। साथ में और भी जो अन्य स्वतंत्रता सेनानी थी वो लोग भी प्रयास कर रहे थे। भारत छोड़ो आंदोलन भी उसी क्रम में चल रहा था 1942 के टाइम में ही। तो उन्हीं राजनीतिक गतिरोधों को दूर करने के लिए यह क्रिप्स मिशन लाया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि हम लोग डोमिनियन स्टेटस के साथ एक भारतीय संघ की स्थापना करेंगे। डोमिनियन स्टेटस के साथ एक भारतीय संघ की स्थापना करेंगे। तो यहाँ पे डोमिनियन स्टेटस का मतलब यह होता है एक तरह से कि ब्रिटिश एम्पायर के अंडर में आने वाले देश, ठीक है, ब्रिटिश एम्पायर के या ब्रिटिश राजतंत्र के जो साम्राज्य है, ब्रिटिश राजतंत्र का जो साम्राज्य है उसके अंडर में आने वाले देश। ऐसे देशों में जो सबसे पहला देश था वह कनाडा था। कनाडा को सबसे पहले डोमिनियन स्टेटस का दर्जा मिला था। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया था। बाद में इसमें और भी छोटे मोटे देश शामिल होंगे। फिर बाद में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका जैसे देश भी इसमें शामिल हो जाएंगे। तो भारत का डोमिनियन स्टेटस का जो दर्जा था वो 26 जनवरी, जब तक भारत के संविधान को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया था, 26 जनवरी 1950 तक यह था। और 26 जनवरी 1950 को जैसे ही संविधान हमारा लागू होगा, यह डोमिनियन स्टेटस का दर्जा एक तरह से समाप्त हो जाता है। तो यह डोमिनियन स्टेटस की बात कही गई थी और एक भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। ठीक, कहा गया यह कि युद्ध के बाद, यानी दूसरे विश्व युद्ध के बाद, एक संविधान सभा बनाई जाएगी जिसमें देसी रियासतें जो थी और ब्रिटिश प्रांत जो थे, देसी रियासतें और ब्रिटिश प्रांत जो हैं वो दोनों की बैठक होगी। और उसमें जो इस भारतीय संघ में शामिल होना चाहता है वह शामिल हो सकता है और जो अलग होना चाहता है वह अलग हो सकता है। तो यह बात कही गई थी, यह बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। युद्ध के बाद संविधान सभा बनेगी जिसमें देसी रियासतें और ब्रिटिश प्रांत, देसी रियासतें, प्रिंसली स्टेट और क्या कह सकते हैं ब्रिटिश प्रोविंसेस जिसको बोलते हैं, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस था ये भी मैं आगे बताऊंगा, या इस पर एक अलग से लेक्चर या एक अलग वीडियो इस पर बनाऊंगा। नॉर्मली यही जान लीजिए कि जो रियासतें थी वो तकरीबन 565 के आसपास थी और ब्रिटिश प्रांत तकरीबन 12 ब्रिटिश प्रांत तकरीबन थे। तो इस पर एक मैं वीडियो बनाऊंगा अलग से। बहरहाल अभी हम लोग यहाँ पे ध्यान केंद्रित करते हैं, ठीक है। तो जैसा कहा गया कि जिसको संविधान स्वीकार नहीं होगा, संविधान सभा जो बनेगी, जो भी संविधान का प्रावधान होगा उस जिसको स्वीकार नहीं करेगा, जिसको लगता है कि वो मेरे हिसाब का नहीं है, उसे
अलग हो सकता है भारतीय संघ से, भारतीय संघ से उसे अलग होने का अधिकार है। लेकिन फिर भी इस क्रिप्स मिशन के इन प्रावधानों को या क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट कर दिया गया। किसके द्वारा? कांग्रेस के द्वारा, साथ में मुस्लिम लीग के द्वारा। कांग्रेस ने कहा कि यह जो प्रावधान किए गए हैं इसमें कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लिया गया है। वहीं मुस्लिम लीग का मानना था कि इसमें पाकिस्तान का प्रत्यक्ष रूप से कहीं कुछ बात नहीं कही गई है, इसी वजह से हम लोग इसको रिजेक्ट करते हैं। और कांग्रेस ने जिस वजह से रिजेक्ट किया या अस्वीकार किया उसका रीजन मैंने बता ही दिया है। उसके बाद जो आएगा वो आएगा वेवल योजना। वही जैसा कि मैंने बताया कि युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में समर्थन प्राप्त करने के लिए ये चीज़ें इस टाइम में चल रही थी, युद्ध में समर्थन प्राप्त करने के लिए। तो वेवल योजना आएगी 1945 में। वही चीज़ थी संवैधानिक गतिरोधों को समाप्त करने के लिए। ठीक, वेवल इस टाइम में जो है कि हमारे वायसराय रहेंगे भारत के, तो जो योजना लाई गई इसी वजह से इसको वेवल योजना कहा गया। अब इस वेवल योजना में क्या था कि कहा गया कि जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद है उसमें जो है कि वायसराय और जो सैन्य प्रमुख है उसको छोड़ करके शेष सभी सदस्य जो रहेंगे उसके वह भारतीय रहेंगे। शेष सभी सदस्य भारतीय रहेंगे। साथ में जो दोनों पार्टियां थीं, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, उन दोनों का समान प्रतिनिधित्व होगा। किसमें? इस वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में। लेकिन इसे भी दोनों ने अस्वीकार कर दिया। यह जो आया था वेवल योजना, यह 4 जून 1945 को आई थी। 4 जून 1945 को आई थी। तो इसके यह प्रावधान थे जिसमें मैंने बताया कि क्या वायसराय और सैन्य प्रमुख को छोड़ करके जो कार्यकारिणी परिषद थी वायसराय की, उसमें भारतीयों को शामिल करने को बात कही गई थी। लेकिन जो उसके सदस्य थे वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों से समान रूप में आने वाले थे। आगे इसी वेवल योजना को लेकर के शिमला सम्मेलन 1945 होता है। यह होता है 25 जून को। 25 जून 1945 को एक शिमला सम्मेलन होता है। एक सर्वदलीय, यानी बहुत सारे दल इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, और इस सर्वदलीय सम्मेलन का जो लीडर होता है या जो प्रतिनिधित्व या नेतृत्व जो करता है वो होते हैं अबुल कलाम आज़ाद। और शिमला सम्मेलन में इन्होंने यह बात कही कि जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद है उसमें जितने भी सदस्य या जो भी सदस्य चुने जाएंगे कार्यकारिणी परिषद में काम करने के लिए, वह सब मुस्लिम लीग से चुने जाएं, वह सब मुस्लिम लीग से चुने जाएं। तो शिमला सम्मेलन बेसिकली इसी से रिलेटेड था, कहीं ना कहीं वेवल योजना से ही इसका संबंध था, जिसमें कहा गया था कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में जितने भी सदस्य आएंगे वो कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग से ही चुने जाएं। ये कहा गया था शिमला सम्मेलन 1945 के अंतर्गत। और अगला और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वह है कैबिनेट मिशन 1946 में जो आया था, कैबिनेट मिशन। तो भाई जो कैबिनेट मिशन आया था इस टाइम में जो इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार थी, लेबर पार्टी बेसिकली कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी क्या कह सकते हैं सॉफ्ट किस्म की सरकार थी। और जो पीएम थे उस टाइम में थे क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट एटली वही चीज़ थी, राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए उन्होंने भारत में कैबिनेट मिशन भेजा था, जिसमें 3 सदस्य थे। पहले थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, दूसरे थे एबी अलेक्जेंडर और तीसरे थे पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस को कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष बना दिया गया था। और जो कैबिनेट मिशन की खास बात थी उसमें यह था कि एक संविधान सभा बनाई जाएगी, एक संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा
जिसके जो सदस्य होंगे वह अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट चुनाव के माध्यम से, इनडायरेक्ट चुनाव प्रणाली के माध्यम से चुन करके आएंगे। और एक सदस्य जो होगा, तकरीबन इस संविधान सभा में 389 सदस्य होंगे, और जो एक सदस्य जो होगा वह 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा। 10 लाख की जनसंख्या के ऊपर एक सदस्य होगा। साथ में जब ये चीज हो जाएगी तो एक अंतरिम सरकार की स्थापना की जाएगी। तो इंटरिम जिसको बोलते हैं, या अंग्रेजी में, हिंदी में कहें अंतरिम, तो अंतरिम का मतलब होता है अंतरिम सरकार तब बनाई जाती है जब किसी देश में चुनाव कराने के हालात नहीं होते हैं। ठीक, चुनाव कराने के हालात नहीं होते हैं, अराजक स्थिति होती है, तो ऐसे समय में अंतरिम सरकार की स्थापना जिसको बोलते हैं, स्थापना, इसको यहाँ ऐसे मैं बोलता हूँ तो उसको अ मत समझ लीजिएगा, इसको बोलते स्थापना। तो एक इंटरिम गवर्नमेंट या अंतरिम सरकार की स्थापना की बात कही गई थी। ठीक, अंतरिम सरकार की स्थापना की बात कही गई थी, तो इसके प्रावधानों को स्वीकार कर लिया गया। अब आगे देखते हैं आगे क्या चीज़ होती है, क्या चीज़ नहीं होती है। सो हम लोगों ने कैबिनेट मिशन देख लिया था, और उसमें हम लोगों ने जाना था कि बेसिकली अंतरिम सरकार की स्थापना की बात कही गई थी। साथ में एक अखिल भारतीय जो है कि संघ बनाने की बात कही थी, जो कि ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतों को मिला करके बनने वाला था। तो आइए उसी क्रम में अब हम देखते हैं अंतरिम सरकार क्या थी। अंतरिम सरकार का मतलब मैंने अभी आपको बता दिया था। तो अंतरिम सरकार का गठन बेसिकली 24 अगस्त 1946 को नेहरू के नेतृत्व में यह होता है। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में यह होता है, और इस अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग की भागीदारी नहीं होती है। मुस्लिम लीग इसमें आने से प्रत्यक्ष रूप से या स्पष्ट रूप से मना कर देती है, और वह जगह जगह पे दंगे को एक तरह से ये भड़का रही होती है। जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र थे वहाँ पे एक तरह से दंगों को भड़का रही होती है मुस्लिम लीग, और नारा दिया था कि लड़के लेंगे पाकिस्तान, लड़के लेंगे पाकिस्तान। तो यह सरकार का गठन हो गया था, और इसमें मुस्लिम लीग सरकार में शामिल नहीं थी, और जो अंतरिम सरकार के जो सदस्य थे वही वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद थी उसके भी सदस्य वही बने थे, उसके भी सदस्य वही बने थे। और यहाँ पे जो मुस्लिम लीग थी जो दंगा कर रही थी उसका ज़्यादा इस पर असर देखने को नहीं मिला। तो अक्टूबर के महीने तक आते आते मुस्लिम लीग भी जो क्या करेगी, अंतरिम सरकार में शामिल हो जाएगी, और अब अंदर से परेशान करना शुरू करेगी इनको एक अलग देश के लिए। और किस देश के लिए? पाकिस्तान के लिए। ठीक है, अंतरिम सरकार में शामिल हो जाएगी और अलग से परेशान करना शुरू कर देगी। तो जब वो परेशान करती है तो जो ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट होती है वो कहती है कि जो अंतरिम सरकार का जो संवैधानिक फैसले हैं वह मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में नहीं उसको लागू किया जाएगा। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में अंतरिम सरकार के जो फैसले हैं, अंतरिम सरकार के जो बनाए गए जो निर्णय हैं उसको बेसिकली मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में लागू नहीं किया जाएगा। और इसी बात पे अंबेडकर जी जो थे वो कहते हैं कि क्या यह एक ऐसे देश की सरकार है जिसे दो राष्ट्र चला रहे हैं, एक ऐसे देश की सरकार जिसे दो राष्ट्र चला रहे हैं, एक राष्ट्र भारत और एक राष्ट्र पाकिस्तान। तो यह था आपका अंतरिम सरकार। बहरहाल ये चीज़ें हो रही होती हैं। उसी क्रम में फिर आगे भारत के अंतिम वायसरॉय बन करके आएंगे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन, और लॉर्ड माउंटबेटन को बेसिकली भारत को किसी भी तरह से जल्दी जल्दी जो भी हो भैया स्वतंत्र इनको कर दो और अपने काम से काम रखो, यहाँ से निकल लो धीरे से चुपचाप। तो माउंटबेटन योजना ये लेकर के आएंगे, और जैसा कि मैंने बताया यह भारत के अंतिम या आखिरी वायसरॉय होंगे, और इनका उद्देश्य था भारत को स्वतंत्रता प्रदान करना। जैसा कि
दूसरा विश्व युद्ध भी अब समाप्त हो चुका था और साम्राज्यवाद को अब दुनिया में हे की दृष्टि से देखा जाता था। अगर कोई देश किसी देश के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करता था और उसका एक तरह से आर्थिक रूप से शोषण करने का कोशिश करता था, तो उसको वर्ल्ड लेवल पे या विश्व पटल पे उसको स्वीकार नहीं किया जाता था। उपनिवेशवाद को, साम्राज्यवाद को हे की दृष्टि से देखा जाता था। तो इसी योजना में क्या होगा कि दो राष्ट्र, एक भारतीय संघ और एक पाकिस्तान का जो कॉन्सेप्ट था, इसी योजना में स्वीकार किया जाएगा। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, इस टाइम में जगह जगह पे बहुत ज़्यादा दंगे हो रहे थे। और क्या होगा, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू आपस में चिंतन मनन करते हैं और कहते हैं काम करते हैं, पाकिस्तान दे करके इनसे पीछा छुड़ाते हैं। किससे? मुस्लिम लीग से और मोहम्मद अली जिन्ना से। वहीं गांधी जी कहते हैं कि चाहे पूरा भारत जल क्यों ना जाए, ठीक है, और कांग्रेस चाहे जो है कि पार्टीशन को स्वीकार कर ले, लेकिन अगर वो पार्टीशन को स्वीकार करेगी तो उसको हमारे शरीर पर से, मृत शरीर पर से गुजरना पड़ेगा। तो इस प्रकार के गांधी के वक्तव्य थे भारत के विभाजन को लेकर के। और गांधी जो है कतई जो है कि विभाजन के पक्ष में नहीं थे, लेकिन विभाजन हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अब हमें विभाजन चाहिए। लाइक अगर जिन्ना एक बार भी मना भी कर देंगे तो अब हमें जो है कि किसी तरह से इनसे छुटकारा चाहिए, पार्टीशन अब हमें चाहिए, चाहे वो मना कर दें। तो पार्टीशन वाली बात जो है कि बेसिकली माउंटबेटन योजना के अंदर स्वीकार कर ली गई थी। और मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में एक तरह से क्या कह सकते हैं, बहुमत कराने का कि कौन किस देश में शामिल होना चाहता है, इस चीज़ों का प्रयोग किया गया था। ठीक, अगला जो रहेगा वह है भारत शासन अधिनियम 1947। और इसी के साथ जो है कि पार्टीशन हो जाएगा और 14 अगस्त को पाकिस्तान भारत से अलग होकर के बन जाता है और 15 अगस्त को भारत संघ बनता है। और दोनों को अधिराज्य यानी डोमिनियन स्टेटस दिया जाता है। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि डोमिनियन क्या होता है कि ब्रिटिश राजतंत्र के अंतर्गत आने वाला साम्राज्य। तो डोमिनियन स्टेटस या अधिराज्य स्टेटस का जो पहला दर्जा दिया गया था वो किसे दिया गया था? कनाडा को दिया गया था। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को दिया गया था और भी छोटे मोटे देश थे जैसा कि मैंने बताया। फिर भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देशों को भी अधिराज्य या डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया गया था। और भारत का डोमिनियन स्टेटस का दर्जा 26 जनवरी 1950 तक बरकरार रहा। उसके बाद भारत डोमिनियन स्टेटस के दर्जे से मुक्त हो गया। अब क्या होगा, तो जो इसमें था, जो संविधान सभा जो थी, वो कहा गया कि जो शासन करेगी बेसिकली, अभी तो ऐसा कोई संविधान सभा तैयार की गई थी संविधान लिखने के लिए, ठीक है। तो इसमें यह कहा गया कि जो संविधान सभा ऑलरेडी एक है जो अंतरिम सरकार के रूप में काम कर रही है, वो जो तरह से कार्य करेगी वो भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुरूप कार्य करेगी। भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुरूप कार्य करेगी। साथ में भारत शासन अधिनियम में यह भी कहा गया कि सीमा निर्धारण के लिए 2 आयोग बनाए जाएंगे, जो कि एक पंजाब सीमा आयोग के नाम से और दूसरा बंगाल सीमा आयोग के नाम से जाना जाएगा। और उसका जो अध्यक्ष होगा उसे थे सिरिल रेडक्लिफ। सिरिल रेडक्लिफ। तो यह बात याद रखिएगा कि सीमा आयोग का जो अध्यक्ष था वो कौन था? सिरिल रेडक्लिफ। तो जो रेडक्लिफ जो है बेसिकली वो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री लाइन है वही है। भारत और चाइना के बीच में कौन सी बाउंड्री लाइन है यह आप कमेंट कीजिए। अफगानिस्तान और भारत के बीच में जो बाउंड्री लाइन है यह आप कमेंट कीजिए। और भारत और बांग्लादेश के बीच में वर्तमान में जो है कौन सी बाउंड्री लाइन है यह आप कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों यही चीज़ था आपका भारत के संवैधानिक विकास का तीसरे पार्ट से रिलेटेड एक चीज़ थी, जो कि मैंने अपने स्तर पे चीज़ों को बताने का, समझाने का प्रयास किया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे भी सपोर्ट करिए और इसी तरह सपोर्ट करते चलिए और नई नई वीडियोज़ आपको आने वाले टाइम में मिलती रहेंगी। बहरहाल
जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री लाइन है उसको रेड क्लिफ कहते हैं, और भारत और चाइना के बीच में जो लाइन है उसको मैकमोहन कहते हैं, लेकिन चाइना उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, उसको नहीं मानता है। भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो लाइन है उसको डोरेंड कहते हैं, और भारत और बांग्लादेश के बीच में जो लाइन है उसको बोलते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर। तो ये 4 लाइनें हैं, और यही आज का बेसिकली टॉपिक था। और आगे अब हम लोग और बढ़ेंगे और संविधान से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं लेकर के आऊँगा। साथ में कुछ ऐसे भी टॉपिक होंगे जैसे कि सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल के बीच में क्या फ़र्क होता है, प्रोविंसेस, ब्रिटिश प्रोविंस और देसी रियासत जिसको बोलते हैं प्रिंसली स्टेट्स, इसके बीच में क्या फ़र्क था। इस प्रकार के टॉपिक्स, छोटे छोटे टॉपिक्स मैं लेकर के आता रहूँगा। और तब तक के लिए जो है कि जो आज मैंने पढ़ाया है इसको रिवीजन कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।